सो अब हम डिस्कस करेंगे डिजीज ऑफ थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड। सो मैंने जो है देयर इज हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे उसकी क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे और अगर हाइपो होगा तो फिर क्या इफेक्ट्स आएंगे। सो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेज है, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, डायग्नोसिस वगैरह किस तरह होती है। सो हम थोड़ा सा उस पॉइंट पे जाएंगे। द फर्स्ट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो गई है। सो कॉजेज उसकी क्या क्या हो सकती हैं? टॉक्सिक गॉइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ग्रेविस डिजीज। टॉक्सिक गॉइटर का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो गया है। एंड टॉक्सिक का मतलब ये है कि उसकी वो एनलार्जमेंट के साथ साथ और एक्टिविटी भी उसकी हो गई है। सही। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो काफी ज्यादा हो गए हैं नॉर्मल से। सही। ग्रेविस डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, थायराइड हार्मोन जो है अगर गोइटर बनता है तो उसकी जो साइज है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब नॉर्मल साइज जितना उसका होता है उसकी 2 to 3 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हो जाता है। और इसमें जो है ट्रेमेंडस हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और इसमें जो फॉलिकल के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं ना, सो वो सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, उनका नंबर भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अगर सेल्स जो है अपने नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं सो ऑब्वियसली उनकी सिक्रीशन भी और ज़्यादा हो जाएगी। सही है। सो फॉलिकल्स में उनकी सिक्रीशन जो है मतलब थायरोग्लोबुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो वो जो है थायरोग्लोबुलिन अब ज़्यादा हो रहा है, सो वो जो है ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन बनाएंगे, मतलब T3 and T4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे। सही। सो उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगी। अगर किसी बंदे को आप रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो वो स्टडीज ये शो करता है कि अगर हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड है, मतलब साइज जो है उसके काफ़ी इंक्रीज हो गया है, सेल्स के नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, तो वो सिक्रीट करते हैं अबाउट 5 to 15 टाइम्स नॉर्मल रेट के 15 टाइम्स जो है वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। सही है। अच्छा, ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज जो है ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें क्या होता है ग्रेविस डिजीज में कि इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बन जाते हैं, वो बॉडी के अपने सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है दे आर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो इस रिसेप्टर के लिए बनते हैं जहाँ पे TSH बाइंड होता है। सही है। अब TSH के बजाय वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाइंड होंगी। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जब बाइंड हो जाते हैं सो इनका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है। अप टू 12 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। हालांकि जो TSH है उसका इफेक्ट सिर्फ 1 आवर तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब इसमें जो है TSH की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। TSH की कंसंट्रेशन क्यों कम होती है वो मैं आपको आगे डायग्राम से समझाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ना, सो TSH नॉर्मली यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ ही इसको आप एक थायराइड ग्लैंड का एक्सेल कंसिडर कर लें। ये जो है थायराइड TSH का रिसेप्टर है। सही है। अब TSH के रिसेप्टर के साथ जो है TSH रिसेप्टर जहाँ पे नॉर्मली TSH बाइंड होता था, यहाँ पे ये TSH आता था। अब यहाँ पे TSH के बजाय TSI या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है जो कि एंटीबॉडीज है, अब यहाँ पर ये बाइंड होते हैं। सही है। अब TSI जब बाइंड हो जाता है तो वो भी वैसे ही काम करते हैं जिस तरह TSH करता है, मतलब G प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेता है, वो एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, फिर CMP ATP को CMP में कन्वर्ट कर लेता है, फिर CMP जो है वो प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है एंड फिर इवेंचुअली अपना सेल रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब कि T3 and T4 बनाते हैं। सही है। अब यहाँ पर T3 and T4 बन जाता है, लेकिन ये T3 and T4 TSI बनाता है, TSH नहीं बनाता। सही है। अब यहाँ T3 and T4 की क्वांटिटी की अमाउंट जो है कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो T3 and T4 फिर क्या करता है कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि बस अब T3 and T4 की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, अब आप TSH को
इनहिबिट कर ले TSH को और रिलीज ना करे, सही है। सो TSH यहाँ पे T3 and T4 इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे TSH जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म है, सही है। सो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म की थ्रू TSH जो है बहुत कम हो जाता है, इवेंचुअली जीरो तक ड्रॉप कर जाता है, लेकिन T3 and T4 अब भी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अब ये T3 and T4 बनाना जो है TSH का काम नहीं रहा, बल्कि ये जो है बनता है TSI के थ्रू, सही है। जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं होता, बल्कि ये जो है थायराइड ग्लैंड जो है इसके सेल्स जो है वो एंटीजेंस बनाते हैं। वही एंटीजेंस अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करके T3 and T4 बनाते हैं, सही है। अच्छा जी। सो ग्रेव्स डिजीज जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने रिसेप्टर्स के खिलाफ, अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। वही एंटीबॉडीज हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है कि आप TSH ना बनाएं, क्योंकि T3 and T4 ऑलरेडी ज्यादा है, सही है। सो TSH कम होता है, T3 and T4 जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज होती रहती है ड्यू टू TSI। अच्छा, नेक्स्ट इज थायराइड एडिनोमा। अब थायराइड एडिनोमा में क्या होता है कि एडिनोमा इज एक्चुअली अ ट्यूमर। अब थायराइड ग्लैंड में एक ट्यूमर बन जाता है, यहाँ पे आप देखें। सो ये जो है इस साइड को आप देखें, सो ये नॉर्मल है, इस साइड पे ये जो नोड्यूल है, ये नोड्यूल असल में थायराइड एडिनोमा को शो करता है, सही। अब ये जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, इसमें ऑटो इम्यून की कोई एविडेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे ये नोड्यूल होता है ना, तो ये एक्टिवेट करता है T3 and T4 की फॉर्मेशन को। सिर्फ ये नोड्यूल वाला एरिया क्या करता है कि T3 and T4 की फॉर्मेशन को ये इंक्रीज करता है। T3 and T4 फिर इंटर्न क्या करते हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं ताकि वो TSH ना बनाए, सही है। अब TSH नहीं बनेगा तो जो नॉर्मल पार्ट है ना, तो वहां से T3 and T4 की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे TSH नहीं है, सही है। अब यहाँ पे TSH नहीं है, तो यहाँ पे T3 and T4 की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, सही है। सो जितना भी नॉर्मल पार्ट है, तो वो T3 and T4 नहीं बनाएगा। तो इसमें ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पे नोड्यूल होता है ना, तो वहाँ पे T3 and T4 की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी। जहाँ पे नोड्यूल नहीं है, वहाँ पे T3 and T4 की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि TSH नहीं बन रहा। एंड TSH क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि नोड्यूल जो है T3 and T4 की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है ताकि वो TSH ना बनाए। ओके, सो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक ट्यूमर की वजह से होता है। और वो ट्यूमर क्या करता है कि T3 and T4 की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर लेता है। ओके, सो हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स क्या होगी? सिम्टम्स जो है हम ऑलरेडी जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे थायराइड हार्मोन की, सो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा एंड हाइपर होगा तो क्या होगा। सो वो हम ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे सिर्फ हम उनके नाम्स को मेंशन करेंगे कि क्या क्या होता है। सो हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, मतलब न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा एक्साइट होंगे। इनटॉलरेंस टू हीट हो जाएगी, इंक्रीज्ड स्वेटिंग ज़्यादा होगी, माइल्ड टू एक्सट्रीम वेट लॉस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या करते हैं कि वो वेट लॉस करवाता है, फैट की मोबिलाइजेशन करवाता है, तो इस वजह से वेट लॉस होगा। वेरियंग डिग्रीज ऑफ डायरिया होगा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो GIT की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, इस वजह से डायरिया होगा। मसल वीकनेस होगी, नर्वसनेस, मसल वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी, तो इस वजह से मसल वीकनेस होगी। नर्वसनेस और साइकिक डिसऑर्डर्स होगी, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी। एक्सट्रीम फटीग एंड इनएबिलिटी टू स्लीप, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। ट्रेमर्स ऑफ हैंड्स, तो ये सारे जो है हम फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के होंगे। इसके अलावा जो है एक्सोथैलेमस होगा। एक्सोथैलेमस किसे कहते हैं? जब आई बॉल की प्रोट्रूजन हो जाती है, आप इसको देखें ना, आई बॉल की बहुत ज्यादा बल्जिंग सी हो जाती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथैलेमस। इसमें क्या हाइपरथायरॉयडिज्म के 1/3 पेशेंट्स में क्या होता है कि आई बॉल की प्रोट्रूजन हो जाती है, जिसको हम एक्सोथैलेमस कहते हैं। अब जब ये आई बॉल की जब प्रोट्रूजन होती है ना, तो ये क्या करते हैं कि जब हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना, जो कि हमारे आई को सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व, सो वो स्ट्रेच हो जाती है इस प्रोट्रूजन की वजह से। जब वो स्ट्रेच हो जाती है, सो उसकी वजह से हमारा विजन जो है, हमारा आई साइट जो है, वो डैमेज हो जाता है, सही है। अच्छा,
इसके अलावा जो हमारे आईलिड्स होते हैं ना, सो आई की बहुत प्रोट्रूजन होती है, सो इस वजह से हमारे आईलिड्स जो है वो सही से बंद नहीं होते। जब वो बंद नहीं होते सो उनका जो एपिथेलियल सरफेस होता है वो इरिटेट हो जाता है, उसमें अल्सरेशन हो जाती है, मतलब उसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, सो उस ब्रेक डाउन को हम किसी भी स्किन सरफेस की जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम अल्सरेशन कहते हैं। सो कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोट्रूजन क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू होते हैं, मतलब जो हमारा ऑर्बिट होता है ना, आई का ऑर्बिट, उसके पीछे जो टिश्यूज होते हैं, तो उन टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाती है, और उन स्वेलिंग की वजह से हमारे आई बॉल जो है वो बल्ज हो जाते हैं। सो इसकी वजह से जो हमारे मसल्स है, हमारे आई के जो मसल है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल है, या हमारे आई के जो सिंपली मसल्स है, वो सारे मसल उनकी रीजनरेशन हो जाती है, हमारा आईलिड जो है उसकी इरिटेशन हो जाती है, कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाती है। सही है, तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। ओके, अब ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की? सो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ये है कि हम जो अफेक्टेड एरिया है वो उसको सर्जिकली हम रिमूव कर ले। सही है, सो सर्जिकल रिमूवल से पहले अपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि उनको प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है ये एक एंटी थायराइड ड्रग है, जो कि सेवरल वीक्स तक हम देते हैं बिफोर द सर्जरी। और ये जो है क्या करता है कि थायराइड थायराइड हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि ये जो है एंटी थायराइड एक ड्रग है। फिर उसके बाद प्रोपाइल थायोयूरेसिल के पास क्या देते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स देते हैं 1 to 2 वीक्स के लिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स क्या करता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा इमीडिएटली किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा आयोडाइड्स देते हैं, सो उनमें डायरेक्टली जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। ये क्यों होती है? इसको कहते हैं वोल्फ किशॉफ इफेक्ट, इसको कहते हैं। अ, ये जो है डायरेक्टली जैसे हम हाई कंसंट्रेशन आयोडीन आयोडाइड किसी पेशेंट को देते हैं, सो डजेंट मैटर कि कितना टीएसएच है उसकी बॉडी में, चाहे जितना भी हो, ज़्यादा हो कम हो, लेकिन डायरेक्टली जो है वो थायराइड हार्मोन की जो रिलीज होती है, सिक्रीशन होती है, उसको डिक्रीज कर लेता है इमीडिएटली। एक एक्यूट इफेक्ट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स का। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स के बाद जो है पेशेंट प्रिपेयर हो जाता है सर्जरी के लिए, फिर उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है थायराइड ग्लैंड को। अच्छा, इसकी मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट जो होती है, तो वो 1 in 1000 है। अगर सही से प्रोसीजर जो है सही से फॉलो की जाए, सो 1000 में सिर्फ एक ही बंदे जो है इसकी डेथ होती है। पहले ज़माने में जब ये मॉडर्न प्रोसीजर नहीं थे, सो तब जो है इसके मोर्टेलिटी रेट 1 in 25 था, मतलब 25 में से एक बंदा मरता था। अब जो है 1000 में से कहीं जाके एक बंदे की डेथ होती है। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट डायरेक्ट ट्रीटमेंट कि आप बस सर्जिकली थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जिसमें थायराइड हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। सही है, सो ये भी एक इसमें भी जो कॉमन है दैट इज हैशिमोटो डिजीज। हैशिमोटो डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिस तरह हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता था, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, जिसको हैशिमोटो डिजीज कहते हैं। हैशिमोटो डिजीज जो है ये हमारे ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि वो हमारी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता था कि वो जो है TSH24 इंक्रीज कर ले, लेकिन हैशिमोटो डिजीज जो है ये हमारे ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें पहले क्या होता है कि जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं थायरोडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, सो थायरोडाइटिस इसको कहते हैं। प्रोग्रेसिवली ये जो है ख़राब होता रहता है ये ग्लैंड, और इवेंचुअली इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस असल में एक स्कार टिश्यू होता है जो मसल में हो जाए, सो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, किसी ग्लैंड में हो जाए सो वहाँ से हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होगी। सही, सो फाइब्रोसिस जो है ये एक असल में एक स्कार टिश्यू है, ख़राब टिश्यू है, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होता, नॉन एक्साइटेबल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। सो वो जो है फाइब्रोसिस जब उसमें हो जाती है, सॉरी,
सो फाइब्रोसिस जब हो जाती है सो वो जो है हार्मोन नहीं बनाएंगे, T3 एंड T4 नहीं बनेगा और उसको हम कहते हैं hypothyroidism and this disease is called as Hashimoto's disease. Okay, the second one is endemic colloid goiter. Endemic colloid goiter में क्या होता है कि इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है। जो हम आयोडीन लेते हैं हमारे डाइट में उसमें आयोडीन नहीं होता डाइट में, सो उस वजह से जो है गोइटर बन जाता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड की जो वो एरियाज लाइक स्विस एल्प्स, एंडीज, द ग्रेट लेक्स, इस रीजन में क्या होता है कि इनके सॉइल में जो है आयोडीन नहीं होता, तो इनके फूड में भी आयोडीन नहीं होता, so इनको आयोडीन प्रोवाइड नहीं होता इनके डाइट के थ्रू। सही है। तो पहले ज़माने में जब टेबल सॉल्ट में आयोडीनाइज्ड उसको नहीं किया जाता था, तो इन लोगों में जो है थायराइड ग्लैंड वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता था और इसको कहते हैं सो एंडेमिक इसको कहते हैं जो बहुत सारे लोगों में होता हो ना, एक एरिया के सारे लोगों में होता है उसको कहते हैं एंडेमिक। और गोइटर किसे कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड से, सो इस वजह से इसको एंडेमिक गोइटर या एंडेमिक कोलॉइड गोइटर कहते हैं। अच्छा, फॉलिकल्स की साइज जो है वो 10 to 20 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है और ये साइज इंक्रीज क्यों होती है, सो ये मैं आप लोगों को आगे डायग्राम में समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सो नॉर्मली क्या होता है कि T3 थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि ये T3 एंड T4 बनाता है, सही है। वो T3 एंड T4 इनहिबिट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो जो है TSH और रिलीज ना करे, क्योंकि T3 एंड T4 की अमाउंट जो है वो एनफ हो गई है, सही है। फिर TSH का फंक्शन क्या होता है कि TSH जो है उसके फंक्शन सारे हमने पढ़ लिए, लेकिन उसका एक फंक्शन ये है कि ये थायरोग्लोबुलिन को सेल से रिलीज करवाता है, सही है। अब थायरोग्लोबुलिन सेल में जाता है, फिर उसके साथ आयोडीन कंबाइन होता है और फिर T3 एंड T4 बनाते हैं एंड वो फिर थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, सही है। उसी इसका मैकेनिज्म। अच्छा जी, अब इन लोगों में आयोडीन नहीं होता, सही है। सो आयोडीन को यहाँ से हम क्रॉस कर लेते हैं, इन लोगों में आयोडीन नहीं होता, डाइटरी आयोडीन जो है वो नहीं है। सो क्या होगा कि जब T3 आयोडीन नहीं होगा, सो इसका मतलब है कि T3 एंड T4 भी नहीं बनेगा ना, सो T3 एंड T4 जो है वो भी नहीं है, T3 एंड T4 वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सही। अच्छा, T3 एंड T4 नहीं है, सो वो कम अमाउंट जो है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। अब पॉजिटिव इफेक्ट उसका आएगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा TSH बनाए, सही है। ज़्यादा TSH बनाए ताकि T3 एंड T4 बने, लेकिन TSH वो इंक्रीज कर लेता है। TSH जो है यहाँ से थायरोग्लोबुलिन की रिलीज को इंक्रीज करवा लेता है, लेकिन आयोडीन नहीं है, सो वहाँ से T3 एंड T4 नहीं बनता, सही है। फिर से T3 एंड T4 नहीं बनता तो वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो और TSH रिलीज करे, लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि अब आयोडीन नहीं है, लेकिन फिर वो सिर्फ T3 एंड T4 को देखता है एंड T3 एंड T4 वापस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, सही है। तो यहाँ पे TG जो थायरोग्लोबुलिन है उसकी अमाउंट फॉलिकल्स में बहुत ज्यादा हो जाती है, सही है। अब फॉलिकल में TG थायरोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा हो गया, सो फॉलिकल जो है वो बहुत एनलार्ज हो जाता है। सो इस तरह थायराइड ग्लैंड में जितने भी फॉलिकल्स हैं वो एनलार्ज होते रहते हैं, क्योंकि TSH जो है वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है, सही है। सो थायराइड जो फॉलिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं, सो उसकी वजह से पूरा थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, सही है। सो वो एक गोइटर बना देते हैं। इसको आप देखें और यहाँ पे नॉर्मल को देखें। सो नॉर्मल में जो है TG बनता है, लेकिन उसके साथ आयोडीन कंबाइन होकर T3 एंड T4 बना लेते हैं, सो उसके साइज जो है वो एनलार्ज नहीं होता। लेकिन जहाँ पे आयोडीन नहीं होता, सो वहाँ पे थायरोग्लोबुलिन बनता रहता है और वो फॉलिकल्स में जमा होता है। तो इस वजह से फॉलिकल्स बहुत एनलार्ज हो जाते हैं एंड पूरा थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है एंड वो एक गोइटर बना लेता है, सही है। तो इसको कहते हैं एंडेमिक कोलॉइड गोइटर, जो कि डाइटरी आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलॉइड गोइटर। इडियोपैथिक का मतलब वो होता है कि हर वो चीज़ जो कि जिसकी कॉज रूट कॉज जो है वो मालूम नहीं होती, उसको कहते हैं इडियोपैथिक, जो खुद ब खुद ही हो जाती है, तो उसको कहते हैं इडियोपैथिक। अब इडियोपैथिक गोइटर जो है इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें गोइटर बन जाता है और वो गोइटर क्या करता है कि वो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर लेता है, मतलब
T3 and T4 की फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज कर लेता है। सो एग्जैक्ट कॉज इसकी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में जो है थायराइडाइटिस होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी न किसी पार्ट पे। सो इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या करेगा कि वो टीएसएच को इंक्रीज करेगा कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज़्यादा टीएसएच रिलीज करे। सही है। ज़्यादा टीएसएच रिलीज होगा, सो जो नॉन इन्फ्लेम्ड पार्ट है इस ग्लैंड का, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर लेगा। सही है। सो जहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, सो वो वाला पार्ट जो है उसमें नोड्यूल्स बन जाएगी, वो सेल एनलार्ज हो जाएंगे, उसमें नोड्यूल्स बन जाएंगे। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, सो वो वाले पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सही है। सो थायराइडाइटिस वाला पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहाँ नॉन इन्फ्लेम्ड पार्ट है, सो टीएसएच की वजह से उसमें नोड्यूल्स बन जाएंगे। सही है। तो इस वजह से इन लोगों में गोइटर बन जाता है। गोइटर बन जाता है, लेकिन इनमें आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं है। सही है। ये सिर्फ टीएसएच की इंक्रीज फॉर्मेशन की वजह से जो है इसमें इनमें गोइटर बन जाता है। सो इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर जो है ये कुछ एंजाइम एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी हो सकता है, मतलब चांसेस है कि उनकी वजह से हो, लेकिन एग्जैक्ट कॉज जो है वो मालूम नहीं है। अच्छा, अगर आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म अगर डिफिशिएंट है, तो उसकी वजह से आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे। सही है। अच्छा, डिफिशिएंट पेरोक्सीडेज सिस्टम। पेरोक्सीडेज क्या करता है कि वो आयोडीन की ऑक्सीडेशन करता है, आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन करता है। सो अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, आयोडीन T3 and T4 इवेंचुअली नहीं बनेगा। अच्छा, डिफिशिएंट कपलिंग ऑफ आयोडीनेटेड थायरोसिन। अब थायरोसिन जो है, आयोडीनेटेड थायरोसिन जो है उनकी कपलिंग होती है, जिस तरह हमने फॉर्मेशन में पढ़ा था, T3 and T4 उससे बनता है। जब वो नहीं बनेगा, सो T3 and T4 हार्मोन नहीं बनेंगे। और डिफिशियंसी ऑफ डीआयोडीनेज एंजाइम। डीआयोडीनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि जो नॉन कपल्ड थायराइड हार्मोन होते हैं, जो मोनोथायराइड एंड मोनोआयोडाइड मोनोआयोडाइड एंड डाइआयोडाइड जो होते हैं, थायरोग्लोबुलिन। सो जो मोनोआयोडाइड एंड मोनोआयोडाइड एंड डाइआयोडाइड जो होते हैं, जो कि इवेंचुअली ट्राइआयोडाइड एंड थायरोक्सिन जो बनाते हैं, सो T3 and T4 जो बनाते हैं। सो अगर उनकी कपलिंग ना हो मोनो और डाई की, सो उसकी वजह से भी जो है T3 and T4 नहीं बनेगा, एंड उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। ओके, द लास्ट वन इज क्रेटिनिज्म। सो क्रेटिनिज्म क्या होता है? ये असल में हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन जो फीटल लाइफ में होती है या फिर इन्फेंसी में होती है या चाइल्डहुड में होती है, मतलब जो बच्चों में होती है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चे को थायराइड हार्मोन नहीं मिल रहा, तो उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और उसकी मेंटल जो ब्रेन की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है उनकी ब्रांचिंग नहीं होती, उनकी माइलिनेशन नहीं होती, सो उनकी जो पूरी मेंटल ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, ये किस वजह से होता है? या तो बच्चों में थायराइड ग्लैंड होता ही नहीं है कॉन्जेनिटली, मतलब पैदाइशी तौर पर बाय बर्थ उनमें थायराइड ग्लैंड ही नहीं होता, तो उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल क्रेटिनिज्म। या फिर अगर थायराइड ग्लैंड हो तो थायराइड ग्लैंड में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, या फिर उनकी डाइट में आयोडीन नहीं होता। अगर वो बच्चे हैं उनके डाइट में आयोडीन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एंडेमिक क्रेटिनिज्म। सही है। जो इनकी वजह से हो सकता है। सो न्यू नेट्स जो है, मतलब जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब उस टाइम पे जो है उनकी अपीयरेंस, उनका फंक्शन जो है वो नॉर्मल नज़र आता है। वो क्यों नॉर्मल होता है? क्योंकि उनको मदर से जो है यूट्रस में उनको मदर से आयोडीन या थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोवाइड हो रहे थे, तो उस वजह से उनके अपीयरेंस जो है, उनका फंक्शन जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि मदर से उनको नॉर्मली थायराइड हार्मोन जो है वो मिल रहा था। लेकिन आफ्टर बर्थ फ्यू वीक्स जब हो जाते हैं, अब उसकी बॉडी अब थायराइड हार्मोन नहीं बना रही, सो उसकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज, उसकी मूवमेंट्स जो है वो स्लगिश हो जाती है, स्लो हो जाती है, उनका मेंटल ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाता है। सही है। अच्छा, सो ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह करते हैं कि अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है बच्चे में, तो हम उसको डायरेक्टली उसको हम आयोडीन देते हैं, या फिर थायरोक्सिन जो है वो हम डायरेक्टली उसको दे देते हैं, बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, सो उस वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही होती है। लेकिन अगर उसको हम आफ्टर बर्थ फ्यू वीक्स के अंदर हम उसको
आयोडीन या थायरोक्सिन हम प्रोवाइड ना करें, इसकी बॉडी में इंजेक्ट ना करें, तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है परमानेंटली। मतलब उसका ब्रेन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज होता है? क्योंकि न्यूरॉन्स की ग्रोथ नहीं होती, माइलिनेशन नहीं होती, कि ब्रांचिंग नहीं होती, सो उनका जो मेंटल पावर है वो कम होता है। अच्छा, क्रेटिनिज्म की वजह से क्या होता है कि स्केलेटल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ जो है, मतलब मसल्स की ग्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता जितना बोन्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। सही है? तो उस वजह से बच्चे जो है वो शॉर्ट नज़र आते हैं और ओबीज नज़र आते हैं। ओबीज क्यों होते हैं? क्योंकि स्केलेटल मसल्स की तो सॉरी सॉफ्ट टिश्यू की तो ग्रोथ हो रही होती है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज है, लेकिन उनके बोन्स की ग्रोथ नहीं होती, जिस वजह से वो शॉर्ट एंड ओबीज नज़र आते हैं। सो इसके अलावा जो है उनके टंग जो है वो काफ़ी लार्ज हो जाते हैं। टंग लार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो स्केलेटन होते हैं उसकी ग्रोथ कम होती है एंड सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, सो उस वजह से टंग भी एनलार्ज हो जाता है, और टंग के एनलार्जमेंट की वजह से उनको स्वेलिंग में, ब्रीथिंग में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऑफन जो है बच्चे जो है वो उसमें चोकिंग कॉज कर लेते हैं। चोकिंग मतलब किसी का गला जब घोटते हैं ना, तो उसको कहते हैं चोकिंग, जब ब्रीथिंग नहीं होती। ओके, सो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म भी पढ़ लिया, हाइपरथायरॉयडिज्म भी पढ़ लिया, क्यों होता है, कैसे होता है, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी समझ नहीं आई, सो यू कैन आस्क मी। टेक केयर, सी यू सून, खुदा हाफिज।